ओके चलो, तो ये 3 IUPAC नेम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे. Number 1, first will be potassium, इथेन 1,2-डायमाइन टेट्राएसीटेटो या तो फिर इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेटो. ब्रैकेट में लिखना है. ओके, और फिर आएगा क्रोमेट और ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका 4-, इसका 1+, ओवरऑल होगा 3-, सामने जाएगा तो +3. सिमिलरली चलो दूसरा, एनो न्यूट्रल. न्यूट्रल होता तो नाइट्रोसिल हम लिखते हैं, यहाँ पे एनो प्लस है, मींस नाइट्रोसोनियम विल बी रिटन. सो द नेम विल बी पेंटा एक्वा. ये पहले आएगा, उसके बाद नाइट्रोसोनियम, ओके, नाइट्रोसोनियम, एंड देन आयरन आएगा. यहाँ पे फेरेट नहीं आएगा बिकॉज ब्रैकेट इज पॉजिटिव. और आयरन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चलो इसका नहीं पता, इसका 1+ और इसका -2 SO2 मतलब -4. तो +1 -4 -3 सामने जाएगा तो +3. बाहर SO4 ट्वाइस है तो डाइसल्फेट नहीं लिखना है. फिर से मैं बोल रहा हूँ, डाइसल्फेट आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट सल्फेट. क्योंकि ब्रैकेट के अगर अंदर होता है तो फिर हमें मेंशन करना पड़ता है. बाहर तो सिंपली चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं. चलो अब आगे, यहां पे अभी नाम आगे लिखे तो इसका नाम होगा पहले आएगा एक्वा, एमाइन और क्लोरो. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आएगा डायअमाइन, डाई एक्वा, इरिडियम. ऑक्सीडेशन नंबर, SO3 का चार्ज पता है किसी को, और नाम सर क्लोरो लखवान रही. अरे हाँ, क्लोरो. तो इसका नाम होगा सल्फाइटो, और बाहर है तो फिर ओनली सल्फाइट. तो डायअमाइन, डायएक्वा, हाँ क्लोरो रह गया था, फिर इरिडियम. उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर -1 और -2 टोटल -3 सामने जाएगा तो +3 और बाहर सल्फाइड आएगा. ओके, तो चलो ये हमने नंबर 1, 2 और 3. तो कुछ लेक्चर्स तक ऐसा ही करेंगे, स्टार्टिंग में हम ऐसे कुछ दे देंगे कंपाउंड्स. ओके, आज हम इंपॉर्टेंट थियोरी लेने वाले हैं. थियोरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थियोरी. थियोरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थियोरी. क्रिस्टल फील्ड थियोरी का मतलब क्या है, पहले तो क्रिस्टल फील्ड थियोरी मींस, पहले तो ये थियोरी अप्लाई कब होगी. तो चलो अभी हमने बताया था कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारा जीनीट का भी थोड़ा लर्न हो जाएगा. ओके, थोड़ा जीनीट का भी लर्न हो जाएगा और थोड़ा एक्स्ट्रा भी अपना हो जाएगा, और आपको पता भी चलेगा कि व्हाई दिस थियोरी इज नीडेड.
KMnO4 उसमें मेन अपना जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो है MnO4 1- टेट्राऑक्सोमैंगनीज 7, Mn का चार्ज होगा 7+। अब वैसे Mn एटॉमिक नंबर इज 25 और ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी क्या होती है, आर्गन 18, देन आफ्टर 4s2n3d5, मतलब जो एटॉमिक नंबर 25 देन 4s2n3d5। ओके, अब 7+ का मतलब क्या है पता है, all the electrons are lost by the manganese element, means argon 18 3d empty, 4sb empty। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स d orbital is completely empty at that time, वीबी थ्योरी जो हमने पढ़ा ना ये अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो फिर रीअरेंजमेंट होगी, वीक लिगेंड है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी चार्ज 7+ है यहाँ पे और डी इलेक्ट्रॉन 0 है, एट दैट टाइम वीबी थ्योरी इज नॉट यूज्ड। तो अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है पता है, तो वो दूसरे थ्योरी से पता चला कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा D3S। तो अब क्वेश्चन ये यही हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा D3S। तो D3S तो कैसे पॉसिबल, और बाकी के पहले तो एम्प्टी। ओके, तो फिर अब ये पूरा फाइंड आउट करने के लिए फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई की गई। चलो तो अब हम देखते हैं कि ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि वीबी थ्योरी की लिमिटेशन कहां पे आ गई कि व्हेनेवर 3d ऑर्बिटल इज overall empty, there will not be any single electron in the 3d orbital, at that time bb theory is useless, so at that time this crystal field theory is used। अभी तक आपने यही पढ़ा था कि d ऑर्बिटल्स के कौन कौन से टाइप्स, कोई याद है आपको, d ऑर्बिटल के नाम पता है, हाँ सर, बोलो। DXY, DYZ, DZX, DZ² અને DX²Y²। x square dash y square, very good। so first is 3dxy, चलो d लिख रहे हैं अभी तो, dyz, dzx, dx² dash y square and dz²। चलो यहाँ पे हम एक्सिस लिख देते हैं एक्स वाई एन जेड, एक्स वाई एन जेड, एक्स वाई एन जेड। ओके, अब ध्यान से देखना, ये जो ऊपर मैंने 3 लिखी है ना, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है प्लेनर प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स तीनों की प्लेनर प्रॉपर्टी होगी, और बाकी के दो की एक्सियल प्रॉपर्टी होगी। वो क्या है, चलो ये समझते हैं अभी। ये जो डी ऑर्बिटल्स है उसमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मतलब चलो कौन सी नहीं है, जेड नहीं है, सो जेड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये देखो ऐसे सेट होगा, और जेड आपको देखो परपेंडिकुलर लग रही होगी, मतलब पूरा प्लेन एंड जेड इज परपेंडिकुलर। ओके, वाई जेड कौन सी नहीं है, एक्स नहीं है, तो फिर वो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, तीनों का शेप सेम बट ओरिएंटेशन डिफरेंट प्लेन पे। सिमिलरली ये देख लो,
ओके, यहाँ पे हमने पूरा राउंड ले लिया है, यहाँ पे सिर्फ आधा देखो ये गैप छोड़ दिया है मैंने दोनों साइड कि है कैसा कि ऐसा है और y उसको परपेंडिकुलर है ऐसे क्रॉस में 3 डायमेंशन। ओके, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये एक्सिस पे ही होंगे, ऐसे। ओके, तो ये पूरे के पूरे एक्सिस पे ही होंगे ऐसे, देख लो। चलो, तो समझ में आ गया होगा सबको मैं जो बोल रहा हूँ वो, कि यहाँ पे एक्सिस पे होगा। ओके, तो इनकी प्लेनर प्रॉपर्टी, इनकी एक्सियल प्रॉपर्टी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक assumption भी है। कौन सा assumption? डी जेड स्क्वायर रह गया, चलो वो भी ड्रॉ कर देते हैं। इसका डोनट शेप है। अब assumption क्या है, चलो वो देखते हैं अभी। So here there is one assumption in which it was believed that there will be ionic bond between metal and ligand, but in actual which type of bond is present? Yes, tell me, which type of bond is present between metal and ligand? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी गुड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन है कौन सा? तो यहाँ पे है आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेटल और लिगेंड दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, ऐसा यहाँ पे assumption, बट इट इज रॉन्ग। और ये assumption करके फिर पूरी थियोरी उन्होंने डेवलप की है। चलो, अब थियोरी के हिसाब से हम जाते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे एक वीडियो से। ओके, चलो तो ध्यान से देखना। चलो, अब यहाँ पे ये जो क्रिस्टल फील्ड थियोरी है, क्रिस्टल फील्ड थियोरी में जनरली हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस है। एक है ऑक्टाहेड्रल और दूसरा है टेट्राहेड्रल। चलो ध्यान से हम देखें तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पे एक्स मतलब zx दिया है, तो कौन सी ऑर्बिटल नहीं, कौन सी एक्सिस नहीं है? y, तो y विल बी परपेंडिकुलर। चलो y कहाँ है, ध्यान से देख लो, ये y है यहाँ पे और y इसको परपेंडिकुलर है। सिमिलरली dy z तो x परपेंडिकुलर होगी, dxy तो z परपेंडिकुलर होगी। अब देखो ये दो एक्सिस के बीच में है और ये एक्सिस के ऊपर ही है, नीचे जो आपको dx² दिया है, यहाँ पे ये एक्सिस पे ही है पूरा, ये एक एक्सिस ही थी, देख लो। और यहाँ पे एक्सिस पे नहीं है, प्लेन पे है। ओके, देख लो ये। ओके, 3 डायमेंशनल आपको दिखेगा ऐसा, ये आपको एग्जैक्टली दिखेगा। तो वो दो एक्सिस के बीच में जो गैप होता है ना, ये यहाँ पे है ये। ओके, और मतलब तभी तो मैंने बताया कि ये जो तीनों है xz, yz एंड xy, ये तीनों की कौन सी प्रॉपर्टी होगी भाई? प्लेनर प्रॉपर्टी होगी। और बाकी के दोनों की कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो वो होगी एक्सियल प्रॉपर्टी, मतलब वो एक्सिस पे होंगे और ये प्लेन पे होंगे। ओके, तो चलो अब इतना याद रखना है आपको। तो अब ध्यान से देखो ये, तो ये जो ऑर्बिटल्स है, देखो तो उसमें xy, yz और zx ये तीनों प्लेनर प्रॉपर्टी, बाकी के दिनों की एक्सियल प्रॉपर्टी। इन एक्चुअल ऑल द ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी,
तो ऐसी ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगेन such orbitals are known as degenerate, मतलब having same energy। तो देखो ध्यान से, dz² dx² hy² dxy dxz dyz, तो ये जो ऑर्बिटल्स है उनको हम बोलेंगे सेम एनर्जी, मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। देखो डी, अब यहाँ पे सब समझाई है। देखो ये एक्सियल प्रॉपर्टी और प्लेनर प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, अब याद करो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलो पहले आपको दिया है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर हम ड्रॉ करें तो हम ऐसे क्रॉस में ड्रॉ करते हैं, पता होगा। तो ऑर्बिटल्स कैसे सेट होगी, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब जो डी ऑर्बिटल्स है जब भी हाइब्रिडाइज्ड होगी तब तो सबकी एनर्जी सेम और सबका शेप भी सेम, फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं लिखूं कि d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो टोटल कितनी ऑर्बिटल्स, 6, 2 डी 1 एस और 3 पी। डी का शेप डबल डंबल या तो फिर डोनट कोई भी, एस का शेप स्फेरिकल और पी का शेप डंबल। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इन सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी, सबका शेप सेम हो जाएगा। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में या तो फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अपना ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। चलो इतना तो पता होगा आपको। तो अब ये थ्योरी ये एज्यूम करती है कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनेगा। कैसे, कि ये जो मेटल आयन है, ये बीच में यहाँ पे आपको मेटल आयन दिया है, तो उसकी D2sp3 हाइब्रिड या तो फिर sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे सेट हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल हुआ ना, देख लो। तो जब भी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा तो वो जहां पे एक्सिस थी ना, जहां पे एक्सिस बन रही थी ना, ये सपोज y, अभी हमने लिखा था ये x और ऊपर वाली z, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो ऐसे सेट हो जाएगी। फिर जो लिगेंड्स है ना वो डोनेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम नहीं देखेंगे, नॉर्मल डी ऑर्बिटल्स देखेंगे। तो होगा क्या, ये जो ऑर्बिटल्स है यहाँ पे देखो वो अप्रोच करेगी किसके ऊपर, मेटल आयन से अटैच होने के लिए। यहाँ पे मेटल आयन से अटैच होने के लिए वो अप्रोच करेगी, देखो, और आयोनिक बॉन्ड बनाएगी, नॉट अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो थियरी है ये एज्यूम करती है कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो वो कौन से साइड से जाएगी, तो देखो एक्सिस से जाती है। अब एक्सियल प्रॉपर्टी किसकी थी, याद करवाओ मुझे। एक्सियल प्रॉपर्टी किसकी थी, dx² y² and dz²। वेरी गुड, y² and dz²। ओके। तो ये दोनों, तो इनका रिपल्शन ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में जनरली रिपल्शन होता है, भले ही वो एम्प्टी हो। ओके, तो उनका रिपल्शन ज्यादा होगा। तो एक्सियल प्रॉपर्टी वाली ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड जब अप्रोच करते हैं किसके ऊपर, मेटल आयन के ऊपर, तब वो अप्रोच जिस साइड से भी करेंगे वो होगी एक्सियल साइड। ओके, तब क्या होगा, इनका रिपल्शन ज्यादा होगा। ओके, तो जब वो अप्रोच करेंगे तो उनका रिपल्शन ज्यादा होगा। तो टोटल, तो देखो ये जो पूरी की सब ऑर्बिटल्स है, तो वो अप्रोच कौन से साइड से कर रही है, एक्सिस से कर रही है, तभी ऑक्टाहेड्रल बनेगा ना। देखो ये ऑक्टाहेड्रल ही बन रहा है, डॉटेड लाइन को ज्वाइन करो तो ऑक्टाहेड्रल आपको मिलेगा। तो किसका रिपल्शन ज्यादा होगा, दीज आर द dz² and dx² - y²।
तो इनका रिपल्शन ज्यादा होगा। देख लो, अब आगे देखते हैं इससे। चलो टोटल ऑर्बिटल्स कितनी, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर dxy dy z and dzx। तो जब भी लिगेंड अप्रोच करता है तो इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और इनकी डीजनरेसी लूज हो जाएगी, डीजनरेसी विल बी लॉस्ट। ओके, तो किसका रिपल्शन ज्यादा होगा, अभी मैंने बताया एक्सियल प्रॉपर्टी वाले ऑर्बिटल्स का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। ओके, तो देखो dxy yz zx इनका रिपल्शन कम हुआ तो वो डाउन सेट होंगे, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर वो अप सेट होंगे ऊपर की साइड, क्योंकि उनका रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, दैट्स व्हाई। तो अगेन जिसका रिपल्शन ज्यादा हो रहा है वो ऊपर सेट होंगे। अब याद कैसे रखेंगे, तो दो है ना, तो इनको हम बोलेंगे Eg, तीन है तो इनको इनके लिए हम बोलेंगे T2G। याद कैसे रखेंगे, एक्सियल प्रॉपर्टी वाले ऑलवेज Eg। क्यों, एक्सियल प्रॉपर्टी वाली ऑर्बिटल्स कितनी भाई, 2. 2। तो Eg में भी 2 लेटर, याद रखने की ट्रिक अभी बता रहा हूं। dxy dyz dzx कितनी ऑर्बिटल्स, प्लेनर प्रॉपर्टी वाली 3, तो उसको हम 3। बोलेंगे T2G। तो ये याद रखने की ट्रिक हुई, T2G 3 लेटर, तो हमेशा याद रखो dxy dyz dzx। Eg 2 लेटर, तो एक्सियल प्रॉपर्टी हुई, और वो होगी dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर। ओके, चलो, तो यहाँ पे जो डेल्टा O लिखा है, O मींस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो O लिखा है ना उसका मतलब ये होगा। ओके, जस्ट अ मिनट। अब चलो, तो यही चीज अब यहाँ पे फिर से समझेंगे। तो टोटल ऑर्बिटल्स थी 1 2 3 4 5, एनर्जी इनकी बढ़ के यहाँ तक पहुंची है। ओके, तो इसके 2 पार्ट होंगे। ड्रॉ करने में थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो ओवरऑल गैप है दैट इज डेल्टा O। अगेन ओवरऑल गैप इज डेल्टा O। ऊपर जो आएगा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर आएगा, टोटल 5 ऑर्बिटल्स थी ना, तो ओवरऑल 5 में से ऊपर जो 2 ऑर्बिटल्स आ रही थी उनका नाम था dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, एक्सियल प्रॉपर्टी वाले ये थे अपने। 2 है मतलब Eg, और ये होगा 3/5। तो जब आप ड्रॉ करेंगे ना, तो जो अपनी नोटबुक की लाइंस है ना, तो एग्जैक्ट थर्ड लाइन पे ये ड्रॉ करना है। 2 है तो 3/5 इनवर्ट, 3 है नीचे 3 होगी ना, dxy dyz and dzx। ओके, तो ये होगा 2/5। चलो ड्रॉ करने में ये ध्यान रखो, यहाँ पे ऊपर 3/5 मतलब 3, तो टोटल ये जो 5 ऐसे दी तो उसको ऐसे कर दो 5 लाइंस, ऊपर 3/5 आएगा, नीचे 2/5 आएगा, अगेन ऊपर 3/5 आएगा, नीचे 2/5 आएगा, और ओवरऑल गैप तो 3/5 डेल्टा O 2/5 डेल्टा O। ओके, चलो आगे देखते हैं अभी। तो ये ऑर्बिटल्स में ऐसे 2 पार्ट हो रहे हैं। ओके, चलो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि इनको सेट करो, तो चलो कौन कौन से ऊपर आएंगे, चलो बोलो, याद करके बोलो, ऊपर कौन कौन से आएंगे, एक्सियल वाले x ऊपर स्क्वायर y आएंगे, स्क्वायर और z स्क्वायर। dz स्क्वायर, और नीचे कौन से आएंगे, dxy Planar dyz होंगे। dxz। ओके, तो देखो चलो यहाँ पे 2 पार्ट हो गए।
ये दोनों ऊपर और बाकी के 3 नीचे। अच्छा, तो ये था अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जस्ट अ मिनट। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मैंने ये बताया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहां से थियरी स्टार्ट की। चलो अब थियरी में समझ में आ जाएगा। मेटल, उसके अराउंड टोटल 6 लिगेंड सेट होते हैं, तो वो एक्सिस से ही अटैक करेंगे। दो मतलब ये जो 5 ऑर्बिटल्स है, देखो यहाँ पे 5 ड्रॉ कर दी है, नीचे 2/5 डेल्टा हो, 3/5 डेल्टा हो, ऊपर जो होगी वो ईजी कौन कौन सी dz² एंड dx²-y², और नीचे जो होगी उसका नाम है t2g dxy yz zx। तो अब आपको शायद ये समझ में आए ये जो मैंने पहले समझाया था वो, कि KMnO4 में क्यों ऐसा हो रहा था, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था KMnO4 में। KMnO4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? D3S2 D3S ओनली D3S। तो देखो ये जो 3 होगी वो कौन सी होगी, देखो यहाँ पे 3 दी है, वो कौन सी होगी? XY YZ ZX। ZX। गुड, अब समझ में आया होगा। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, तो वो स्प्लिटिंग से आपको टोटल d ऑर्बिटल के ही 2 पार्ट मिलते हैं। ओके, 2/5 3/5 और EgT2g। चलो फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपनी हो चुकी है। ओके, तो चलो मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब यहां तक कंप्लीट कर दिया। ये सीरीज हमने लास्ट लेक्चर में ही कर दी थी। ओके, तो ये अपना CO जो लिखा है ना, वहां तक अपना कंप्लीट हुआ। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक एक बार ठीक तरह से आप पढ़ लो, तो आज का लेक्चर आपका अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। डी ऑर्बिटल के जो 5 टाइप्स है, उसमें 2 पार्ट पढ़ रहे हो, आपको याद रखना है। फिर से रिवाइज करवा दूं, 2 ऑर्बिटल्स उनकी एक्सियल प्रॉपर्टी होगी किसकी, dz² एंड dx²-y²। ओके, और उनकी एक्सियल प्रॉपर्टी होंगी, और बाकी के जो 3 है dxy yz एंड zx, तो उनकी प्लेनर प्रॉपर्टी होगी। ओके, यहाँ पे एक assumption है वो याद रखना है, in actual there is coordinate covalent bond, but here it is believed that there is an ionic bond between metal and the ligand। ओके, तब ये थ्योरी लर्न हो पाएगी, क्योंकि अगर मैं d ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाती है तो फिर उनका शेप तो फिर लूज हो जाएगा, नया शेप उनका बनेगा जो हम नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करते हैं, पता है ना, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पे तो ये समझाया है कि चलो ये ऑर्बिटल्स है ही, और फिर उनका रिपल्शन होता है, क्योंकि कुछ हाइब्रिडाइजेशंस MnO4 वैसे तो पता ना चले कि कौन सा होगा, तो यहाँ पे D3S होगा, और वो भी टेट्राहेड्रल शेप ही है इसका, तब जाके आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो ये परफेक्ट क्लियर करने के लिए, मतलब कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने के लिए ये क्रिस्टल फील्ड थियरी उन्होंने बनाई है, कि जिससे आपको परफेक्टली पता चल जाता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा एक्सेप्शनल केसेस में। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। 2/5 का ध्यान रखना है। 2/5 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होगी। 3/5 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स। 2 होगी उसको हम बोलेंगे Eg, 3 होगी उसको हम बोलेंगे T2g। Okay, and this is for octahedral complex। तो नेक्स्ट लेक्चर में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम लेंगे। ओके, तो ये था अपना octahedral कॉम्प्लेक्स, और ये थ्योरी हमने यहाँ तक। वैसे octahedral कॉम्प्लेक्स की थ्योरी थोड़ी बाकी है, ओके, लेकिन वो अभी हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। यहाँ तक ना कंप्लीट हो गया है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबको आनी ही चाहिए, क्योंकि रिसेंटली लास्ट नीट 2020 की एग्जाम में इसी में से आपको 4 दे दिए थे लिगेंड्स, और उनको अरेंज करना पूछा था। ये अपना डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, तो सीरीज अच्छी तरह से लर्न